तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस किया था और आज के वीडियो में 18 से आगे डिस्कस करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ वो बता देता हूँ। कक्षा 11 अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। शनिवार रविवार को उसी क्लास 11 के मैथमेटिक्स बुक से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस वीडियोज़, तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज संडे को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, उसको लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ क्या है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है। यदि x² - 3x + p बराबर 0 के मूल a तथा b हैं तथा x² - 12x + q बराबर 0 के मूल c तथा d हैं, इसके मूल c तथा d हैं, जहाँ पे ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, जहाँ पे ए बी सी डी जीपी में है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हमें सिद्ध करना है q + p अनुपात q - p बराबर आना चाहिए 17:15 के। तो ये हमें प्रूव करना है। देखो, अनुक्रम तथा श्रेणी चैप्टर पढ़ रहे हैं और अनुक्रम तथा श्रेणी से संबंधित हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। पूरा मतलब 1 महीने से ज़्यादा हो गया इस चैप्टर को चल रहा है। तो अब क्या यहाँ पे इसमें क्या खास है, तो ये क्वेश्चन जो है ना कहीं आप देख रहे हो कि द्विघात समीकरण से भी रिलेटेड है, जो क्लास 10th में था। तो उसका यूज़ हमें यहाँ पे करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ इस समीकरण की बात करते हैं कि x² - 3x + p बराबर 0 लिखा हुआ है। तो ये एक द्विघात समीकरण के रूप में है और द्विघात समीकरण के मूल a तथा b हैं। तो मूलों का योगफल का एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा कि मूलों का जो योगफल होता है वो होता है माइनस में x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। तो माइनस में x का गुणांक देख रहे हैं यहाँ पे, x का गुणांक तो -3 आ रहा है, x का गुणांक -3 है और माइनस लगा के करना है तो +3 हो जाएगा। तो 3 और बटा में x² का गुणांक, यानी कि x² का गुणांक किस में हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, यानी कि 1 में हो रहा है, यानी कि 1। तो a + b जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अचर पद इसमें क्या है, अचर पद p है और बटा में x² का गुणांक यानी कि 1। तो a + b बराबर 3 आ गया हमारा, a + b बराबर 3 और ab बराबर जो आया है वो आया है p। इसको अगर हम समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लें तो आगे करने में हमें आसानी हो जाएगी। जैसे इस वाले को देखो, इस वाले को भी लिख लेते हैं x² - 12x + q बराबर 0। तो मूल इसके c और d हैं, तो मूलों का जो योगफल होगा वो हो जाएगा हमारा 12, क्योंकि -12 बटा 1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 ही होगा। और c × d की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा q। तो c + d और c और d हमें मालूम है, तो c + d लिख लेते हैं। c + d बराबर हमारा 12 है, ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। और c × d बराबर हमारा q है, तो ये हमारा चौथा समीकरण हो गया। 4 समीकरण हमारे बन चुके हैं। अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे a b c d गुणोत्तर श्रेणी में है। तो a b c d गुणोत्तर श्रेणी में है तो हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में एक सार्व अनुपात भी होता है। सार्व अनुपात कुछ भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन मान लें कि अगर r सार्व अनुपात है तो उस हिसाब से ये तो प्रथम पद a है ही, b बराबर हो जाएगा a × r और c बराबर जो हो जाएगा वो हमारा होगा a r² और d बराबर जो होगा वो होगा a/r⁴। तो b c और d का जो मान है कुछ ना कुछ आ रहा है हमारा। तो अगर हम समीकरण 1 में b का मान रखें, ठीक है, समीकरण 1 में b का मान रखें तो हमें मिलेगा a + b बराबर 3 जो है हमारा समीकरण। इसमें b का मान रख दें तो आएगा a + ar बराबर 3। a कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 + r बराबर 3। तो 1 + r बराबर 3 हमारा आ चुका है। इसको एक अलग समीकरण मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं a × 1 + r बराबर 3, ये समीकरण 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि c और d का जो मान है, c + d भी लिखा हुआ ना, c और d का मान समीकरण 3 में रखने पे तो c का मान है हमारा ar² और d का मान है ar³ बराबर है 12, क्योंकि c + d बराबर 12 है, समीकरण 3 में मान रखा है हमने। तो इसमें देख रहे हैं कॉमन इसमें भी हमें मिल रहा है ar² कॉमन है, बचा 1 + r बराबर 12। तो ar² 1 + r बराबर 12, तो 1 + r की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर हम 1 + r की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये हमें मिलेगा 3/a। ठीक है, तो 1 + r की जो वैल्यू है वो अगर हम इसमें रखें यहाँ से, मान लो यही समीकरण 5 है। ठीक है,
मानने में ही तो है ना हमारे ऊपर। तो 1 प्लस आर की वैल्यू समीकरण 5 से हम इसमें रखें अगर, तो हमें मिलेगा ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर की जगह 3/a बराबर 12। तो 3 से 12 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा और ए से ए ऐसे ही कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4। अब आर स्क्वायर बराबर 4 है तो आर बराबर हमें मिलेगा +-2। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों इसलिए लिखा है क्योंकि आर जो है प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। इससे पहले कई सारे क्वेश्चन थे जिसमें मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि प्लस वाला ही हम मान के चल रहे हैं। यहाँ पे हम माइनस वाला भी मानेंगे क्योंकि आर प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। तो अब यहाँ से जब हमें आर की वैल्यू मिल चुकी है, आर की वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है, आर बराबर लिख लेते हैं +-2। तो आर की वैल्यू मालूम है तो ए बी सी डी सबकी वैल्यू हम पता कर सकते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि आर की वैल्यू प्लस लेके हम सॉल्व करें या माइनस लेके। तो प्लस लेके आप लोग ट्राई करना एक बार, मैं माइनस लेके करके दिखा देता हूँ कि क्या हो सकता है। तो अगर आर की वैल्यू -2 लें, ठीक है, तो आर की वैल्यू अगर -2 लें तो फिर से वही चीज़ कि हमारा इस वाले में देखो आर की वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो 1 - 2 इसमें लिख लेते हैं, यहीं करते हैं ना कि 1 प्लस आर बराबर है हमारा 3/a और आर की वैल्यू हमने ले लिया -2। तो 1 - 2 बराबर 3/a। तो a बराबर आ जाएगा -3। तो a का वैल्यू आ गया हमारा -3। तो a का वैल्यू -3 और r का वैल्यू -2 लेके हम कर रहे हैं, ठीक है, -2। तो बाकी सबका भी मान निकल आएगा। a का वैल्यू -3 है, b का वैल्यू हो जाएगा ar यानी कि 3 दूना 6। तो b बराबर हो जाएगा हमारा 6। c बराबर है हमारा AR स्क्वायर, तो r का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12 माइनस में 12। c का वैल्यू -12 हो गया और d का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा AR क्यूब यानी कि 2 का क्यूब 8 माइनस में रहेगा और 3 माइनस में है। तो 8 तियाँ 24 प्लस में हो जाएगा हमारा। तो a b c d सबका मान हमारे पास में आ चुका है। अब हम जान रहे हैं p का जो वैल्यू होता है, p बराबर a इंटू बी होगा। a का मान है -3 और b का मान कितना है 6। तो ये हो गया हमारा p बराबर -18। q का मान पता करना है हमें, तो q का मान समीकरण 4 में है c इंटू डी। c बराबर कितना है हमारा, तो c बराबर है -12 और d बराबर है 24। तो -12 × 24 करते हैं तो माइनस में आता है 12 चौक 36 के 6 हासिल 3 बात 2 24 3 24 3 27। तो 276 12 चौक 24 बात 36 गलत कैलकुलेट कर दिया। 12 चौक 48 के 8 हासिल 4 12 दूनी 24 4 24 4 28 288 माइनस में। तो Q और P का वैल्यू हमें मालूम हो चुका है। अब जब Q और P का वैल्यू हमें मालूम हो चुका है तो अब इसको हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम LHS से स्टार्ट करते हैं और Q और P का वैल्यू रख देते हैं। तो LHS से जब स्टार्ट करें तो हमें मिलेगा Q + P/Q - P। तो Q का वैल्यू है -288 और प्लस कर रहे हैं हम लोग P, तो P प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -18 बटा में -288 + 18 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना 8 8 16 6 हासिल 1 8 1 9 1 10 की 0 हासिल 1 2 1 3 306 माइनस में और बटा में 270 माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको कैंसिल करते हैं हम लोग 2 से, तो यहाँ पे हमें मिलता है 1 5 3 153 और यहाँ पे मिलता है 1 3 5 135। अब हम इसको किससे काट देंगे, अब हम इसको यहाँ पे हमें 17/15 लाना है ना, तो 17 नमा 109 से काटो। 9 से ये कटा 17 बार में और ये कटा 15 बार में और ये आ गया हमारा 17/15, जिसको हम लिख सकते हैं क्या 17:15 और ये बराबर हो गया किसके RHS के, क्योंकि 17:15 RHS में था और इस तरह से ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को यहीं पे लाइक कर देना। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो देख लेते हैं क्योंकि पिछली बार जो है ना 7 मिनट पे वीडियो जाके रुक गया था, तो मुझे आज फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। आपको दिखाई देना शुरू हो गया, मैं तब तक पढ़ के बता देता हूँ। दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य का जो अनुपात है वो m/n है। तो दर्शाना है कि a/b जो है वो इतना है। अब ये क्वेश्चन भी स्पेशल हो जाता है। स्पेशल किस लिए हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको एक स्पेशल तरीका याद करना पड़ेगा, कि रखना पड़ेगा कि क्या तरीका है वो मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ हमें उससे बोला जा रहा है कि a तथा b के बीच समांतर माध्य, a तथा b के बीच
समांतर माध्य। तो समांतर माध्य को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए, तो ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए का जो फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का योग बटा 2 होता है। तो ए बराबर होता है हमारा ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। और दूसरी तरफ ए और बी के बीच गुणोत्तर माध्य भी है, गुणोत्तर माध्य जिसको हम जी कहते हैं। तो जी बराबर हो जाता है हमारा ए बी रूट में रूट में ए बी ही होता है ना, एग्जैक्टली याद भी नहीं आता यार, ए बी ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ हमारा, दो धनात्मक संख्याओं के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है? 17/15। तो समांतर माध्य ये है, गुणोत्तर माध्य ये है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी बाई 2 अनुपात रूट ए बी। ये है हमारा m अनुपात n के बराबर है। तो हमसे प्रूव करना, हमें प्रूव करके दिखाना है कि a अनुपात b बराबर है ब्रैकेट m प्लस रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अनुपात m माइनस रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो इतना अनुपात, इतना हमें प्रूव करके दिखाना है। बटा में भी लिख देंगे तो अनुपात के बराबर होगा जाएगा। तो इस तरह से हम लिख देते हैं a बटा b बराबर, हमें इतना प्रूव करके दिखाना है। तो चलो प्रूव करते हैं। इसमें अलग क्या है, देखो इससे पहले की वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो आपको आइडिया होगा कि हमने एक फार्मूला यूज़ किया था। फार्मूला क्या है? अप्लाइंग सी एंड डी, कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज़ किया था, जिसे हिंदी में हम लोग योगांतर निष्पत्ति भी कहते हैं। तो योगांतर निष्पत्ति का प्रयोग करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। योगांतर निष्पत्ति का प्रयोग करने का आइडिया कहाँ से आएगा? तो आप ऐसे देखो कि इसको मैं लिखता हूँ, अगर बटा में लिख दूँ इसको, a प्लस बी बटा 2 रूट ए बी मिल जाएगा हमें, और बराबर में इधर m बटा n मिल जाएगा। अब ये सब कुछ मिलने के बाद हम इसमें नोटिस कर रहे हैं कि ये रूट में a भी है, 2 भी है, और रूट a का स्क्वायर प्लस रूट b का स्क्वायर है। तो रूट a का स्क्वायर प्लस रूट b का स्क्वायर प्लस 2 रूट a b, रूट में a b, तो ये कहीं ना कहीं रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर भी हो सकता है, रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर भी हो सकता है। तो वही चीज़ बनाने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। इतना करने के बाद हमें बस ये लिखना है, अप्लाइंग सी एंड डी, APPLYING, अप्लाइंग सी एंड डी, जिसको हम कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं। अगर ये नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? योगांतर निष्पत्ति लगाने पर, योगांतर निष्पत्ति लगाने पर। तो योगांतर निष्पत्ति लगाने पे हुआ क्या? तो बेसिकली योगांतर निष्पत्ति, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है a बटा बी बराबर c बटा d। तो योगांतर निष्पत्ति लगाने पे ये हो जाता है हमारा a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी बटा c माइनस डी के। तो सेम चीज़ इस पर भी अप्लाई होगा। चलो अप्लाई करें और आगे बढ़ें। तो यहाँ पे जब अप्लाई करते हैं हम, तो हमें मिलता है a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी बटा में a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, और बराबर किस तरफ में? m प्लस n बटा में m माइनस n। इतना तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखोगे रूट a प्लस रूट a का स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, क्योंकि हमें मालूम रूट a का स्क्वायर a ही होता है और रूट b का स्क्वायर b ही होता है, इसलिए इसको रूट a का स्क्वायर प्लस रूट b का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी, ये रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर हो गया। इसमें देखोगे तो ये रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर हो गया। तो इसी को हम लोग आगे करेंगे कंटिन्यू कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारा रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, तो इस तरह से पूरे का स्क्वायर लिख दिया हमने। और बराबर किस तरफ हमें मिल रहा है? m प्लस n बटा m माइनस n। अब चूंकि ये इसका स्क्वायर इसके बराबर है, तो इसका स्क्वायर अगर उस साइड में जाता है तो रूट में बन जाता है। तो रूट में बन जाता है तो ये हमें मिलेगा क्या? रूट a प्लस रूट b बटा रूट a माइनस रूट b बराबर हो जाएगा किसके? रूट में m प्लस n बटा रूट में m माइनस n के। ठीक, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे? तो हम देख रहे हैं अभी भी हमारा जो a बटा b है वो नहीं आ रहा है, और हमने जब शुरुआत किया था तब तो कुछ ना कुछ है ना। तो a बटा b लाने के लिए अब हम क्या करेंगे? तो हम फिर से योगांतर निष्पत्ति इस पर लगा देंगे। तो योगांतर निष्पत्ति लगाने पे हमें मिलेगा क्या? लिख नहीं रहा हूँ, बस समझा दी, बोल दिया, आप लोग लिख लेना। योगांतर निष्पत्ति लगाने पे क्या होगा? योगांतर निष्पत्ति लगाने पे तो a इसमें जुड़ेगा, फिर इसमें नीचे लिखेंगे इसमें से इसको घटा के, तो ये आएगा हमारा क्या? रूट a प्लस रूट b, कौन सा? ये वाला प्लस करेंगे ये इसमें, तो आएगा रूट a माइनस रूट b बटा में
फिर से वही रूट ए प्लस रूट बी। अब माइनस करना है ये वाला, तो ये वाला जब माइनस करेंगे यहाँ पे तो इस माइनस की वजह से ये तो माइनस हो जाएगा, लेकिन इसी माइनस की वजह से ये प्लस में हो जाएगा। और बराबर किस तरफ है हमें क्या करना है, तो रूट में m प्लस एन प्लस रूट में m माइनस एन बटा में रूट में ही आ जाएगा ना रे भाई। चलो कोई बात नहीं, जो आना होगा आएगा ही। m प्लस एन माइनस में रूट m माइनस एन। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रूट बी से रूट बी कैंसिल हो गया और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रूट ए से रूट ए कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास में, तो 2 रूट ए बटा 2 रूट बी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बराबर किस तरफ में हम देख रहे हैं, तो रूट में m प्लस एन प्लस रूट में m माइनस एन बटा में रूट में m प्लस एन माइनस रूट में m माइनस एन। ठीक, अब यहाँ पे जो बचा है उसको यहाँ पे हम प्रूव कर लेते हैं, हमारा काम तो हो ही जाना है। तो इसमें देख रहे हैं कि रूट में हमारा क्या बचा एंड में, रूट में a बटा b बराबर है इसके रूट में m प्लस एन प्लस रूट में m माइनस एन बटा में रूट में m प्लस एन माइनस रूट में m माइनस एन। अब इधर भी इधर रूट में है, जबकि हमें इधर रूट में चाहिए नहीं, इधर चाहिए a बाई बी के रूप में। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का, यहाँ पे हमने दोनों पक्षों का वर्गमूल किया था तो इधर स्क्वायर हट गया, इधर रूट आ गया। ठीक है, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इस साइड में तो हमें a बटा बी मिल जाएगा, लेकिन इस साइड में क्या मिलेगा, इन दोनों का जब वर्ग कर रहे हैं तो इसका वर्ग होगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया हमारा इसका स्क्वायर यानी कि m प्लस एन प्लस m माइनस एन प्लस में 2 और रूट में आ जाएगा क्या हमारा, ये दोनों का गुना। तो ये दोनों का गुना यानी कि रूट में m प्लस एन इंटू m माइनस एन, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नीचे वाले में। तो नीचे वाला में क्या होगा, हमारा a का स्क्वायर प्लस b का, क्योंकि इस दोनों पक्षों का वर्ग किया ना तो इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो a का स्क्वायर यानी कि m प्लस एन प्लस b का स्क्वायर यानी कि m माइनस एन। ठीक है, माइनस में 2 रूट a इंटू बी, तो इन दोनों का गुना होगा तो फिर वही मिलेगा हमें m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे a बटा b बराबर n से n गया, यहाँ भी n से n गया, बचा 2m प्लस 2 रूट में m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा में 2m माइनस 2 रूट में m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इधर भी दोनों तरफ 2 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर ही ले लेते हैं हम लोग। a बटा b 2 को लिया बाहर, बचा हमारे पास में अंदर m प्लस रूट में m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा में 2 बाहर m माइनस रूट में m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और 2 से 2 कट गया और a बटा b बराबर हमारा इतना आ गया, यानी कि a अनुपात b बराबर हमारा m प्लस रूट में m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अनुपात m माइनस रूट में m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। बाकी आगे बढ़ते हैं, देख लें कितनी देर का वीडियो हो गया है हमारा। तो वीडियो 18 मिनट का हो गया है, तो एक क्वेश्चन और देख सकते हैं हम लोग बड़े आराम से। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो दिया हुआ है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तथा 1/c 1/d 1/e समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी ई गुणोत्तर श्रेणी में है। वाओ, चलो सिद्ध करते हैं। दिखने में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन उतना भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। आपको देखते देखते मतलब वैसे सिद्ध करने वाले ज़्यादातर क्वेश्चन में ना आप जितने भी तरीके जानते हो, जितना भी तरीका आपने पढ़ रखा है, अगर आपको सारे याद हैं तो देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। तो ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में है तो कैसे हम किसी श्रेणी को समांतर श्रेणी में, 3 पद अगर दिए हों तो कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में कब माना जाता है, जब b बराबर हमारा a प्लस सी बाई 2 आ जाए। ठीक है, तो इसको पहला समीकरण मान लेते हैं यहीं से।
अगला चीज़ दिया हुआ है हमारा कि बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो अगर बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सी बराबर क्या होगा, तो सी स्क्वायर बराबर हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन सी बराबर हो जाएगा रूट में बी सी डी था ना, तो रूट में बी डी आ जाएगा, रूट में बी डी। ये हमारा दूसरा समीकरण। तो ए का मान, बी का मान मिला, सी का मान मिला, और क्या का मान चाहिए हमें, लिखा हुआ 1/c 1/d और 1/e समांतर श्रेणी में है, उसको भी लिख लेते हैं 1/। तो जब 1/, में है तो इसको भी लिख ही लेते हैं इस तरह से कि 1/d जो बीच वाला है वो हमारा 1/c प्लस 1/e का बटा 2। तो 2 को हम ऊपर ही रख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। 2/d बराबर इतना आ जाएगा हमारा, ये समीकरण 3। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि ए सी ई गुणोत्तर श्रेणी में। हमें सिद्ध करना है ए सी ई इन जी पी। अब ये सिद्ध करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको सिद्ध करके बस ये दिखा दो कि सी स्क्वायर बराबर ए ई है। इतना प्रूव हो गया, इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि ए सी ई क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इतना प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गुड क्वेश्चन। एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या था, सी क्या करें भाई, कहीं से मान कहीं रखेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। चलो ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैं हर बार जब खुद ही बोलता रहता हूँ कि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, तो ट्राई करने में क्या जाता है। जैसे इसी को अगर मैं ट्राई करूँ तो ये हमें 2/d बराबर क्या मिल रहा है, e प्लस सी बटा ई सी। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको आगे क्या कर लें, ए और ई। देखो समीकरण 2 को ध्यान से देखो, समीकरण 2 को सी स्क्वायर बराबर बी डी। ठीक है, इसे ऐसे कर लेते हैं, सी स्क्वायर बराबर बी डी, है ना। तो हम इसमें देख रहे हैं कि बी का मान हम यहाँ से रखते हैं तो ए और सी मिल जाएगा, जबकि हमें ए और सी को साथ में चाहिए। और डी का मान अगर हम यहाँ से रखते हैं, यहाँ से अगर डी का मान रखते हैं तो हमें ई और सी मिल जाएगा, जबकि हमें ई और सी की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम समीकरण 2 में बी और डी का मान समीकरण 1 और 3 से रखते हैं। क्या कर रहे हैं ध्यान से समझना, जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान से सुनना समझना। ठीक है, जैसे मान लो इसको पहले मैं सही करके लिख देता हूँ, 2/d बराबर है ई प्लस सी बटा ई सी। तो d/2 बराबर हमें कितना मिलेगा, ई सी बटा ई प्लस सी। ठीक है, तो d बराबर हमें कितना मिलेगा, तो d बराबर 2 EC बटा ई प्लस सी। इसको हम समीकरण 3 मान रहे हैं। ठीक, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब समीकरण 2 को देखो, यहाँ पे लिखते हैं सी स्क्वायर बराबर बी डी। ठीक है, बी का मान समीकरण 1 से और डी का मान समीकरण 3 से, समीकरण 2 में रखने पे तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 से बी का मान और समीकरण 3 से डी का मान रखने पर, तो रखने पे हमें सी स्क्वायर बराबर क्या मिल रहा है, सी स्क्वायर बी के जगह पे रखेंगे ए प्लस सी बटा 2 और बी डी के जगह पे क्या रखेंगे 2EC बटा ई प्लस सी। तो ये 2 इससे पूरा पूरा कट जाएगा यहीं पे, तो हमें सी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, ए प्लस सी ब्रैकेट में ई सी बटा में ई प्लस सी। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना आ रहा, लेकिन अच्छी बात ये है, इतना करने के बाद अच्छी बात हमें ये दिख रहा है कि
कि हमें जो सिद्ध करना है सी स्क्वायर बराबर ए ई, उसकी तरफ दिख रहा है क्योंकि इसमें ए है, ई है और सी है, तो इसी से ट्राई करेंगे, सिद्ध हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो करते हैं। सी स्क्वायर बराबर ए ई सी प्लस ई सी स्क्वायर बटा में ई प्लस सी। इसको अगर इधर कर दें तो हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, बेकार है भाई। सी स्क्वायर, चलो इधर कर ही देते हैं अब। सी स्क्वायर ई प्लस सी क्यूब बराबर, अच्छा रुको देखो, सी स्क्वायर है ना इधर, ई प्लस सी को इधर कर दिया हमने, बराबर में ए ई सी प्लस ई सी स्क्वायर है ही। तो हम क्या करते हैं, इसमें से सी कॉमन ले सकते हैं, तो सी स्क्वायर है और ई प्लस सी है, बराबर में सी को कॉमन लिया तो बचा ए ई प्लस ई सी। ठीक, तो इस सी से इस सी का स्क्वायर ख़त्म हो गया, बचा कि हमारे पास में ई का सी में गुना हुआ तो ई सी प्लस सी का सी में गुना हुआ तो सी स्क्वायर बराबर में ए ई प्लस ई सी। तो ई सी इधर भी जुड़ा है, इसी इधर भी जुड़ा है, तो इसी से इसी कैंसिल, बचा कि हमारे पास में सी स्क्वायर बराबर ए ई। तो जब सी स्क्वायर बराबर ए ई आ गया है, अतः ए सी ई गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देखा आपने कितना आराम से हमने सॉल्व कर लिया इसको, गुणोत्तर श्रेणी में है, और ये हो गया हमारा प्रूफ। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। 3 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन किया है। क्वेश्चन भी लेंदी है, मुझे लगा कि बता देना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ जाता, अगला चैप्टर स्टार्ट कर लेता, ठीक रहता। लेकिन कोई बात नहीं, आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अभी लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन भविष्य में जिसको ज़रूरत पड़ेगी वो आके सर्च जरूर करेगा, देखेगा भी। कब? जब सच में काम का रहा होगा तब। तो अभी आपने देखा है, अगर आपको लगता है काम का है वीडियो तो लाइक कर देना वीडियो को। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सैटरडे को कोशिश करूँगा कि 12 क्वेश्चन बच रहे हैं और एक वीडियो में 3 क्वेश्चन करवाए, तो सारे क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, उन सब कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको सैटरडे को दे दूँगा, और उसके बाद नया चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए अपडेटेड रहना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।